अगला अध्याय। अध्याय 171। कोच जिमेन, क्या आप अब नाराज नहीं हैं? लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन निम्न स्थिति वाले बच्चों में वास्तव में कुछ अच्छे अंकुर थे। उनकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ी और उनकी समझ की क्षमता भी बहुत अच्छी थी। सुंदर छोटी लड़की हुआन हुआन और उर्थ हर्डवान की बेटी नियर भी उन बच्चों में से थी। दोनों छोटी लड़कियों के पास बहुत अच्छी काया और बहुत अच्छी बुद्धि थी। केवल 5 दिनों के अभ्यास के बाद उनकी ताकत शीर्ष पर आ गई थी। डिंग हाओ ने अनुमान लगाया कि विकास की ऐसी प्रवृत्ति के अनुसार 2 साल के अभ्यास के बाद शायद 60 झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों में से 6 या 7 लड़के और लड़कियां ऐसे होंगे जो कठोर परीक्षण पास कर सकेंगे और अंततः तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में शामिल हो सकेंगे। युवा लड़के और लड़कियां हर दिन कड़ी मेहनत कर रहे थे और उनके चेहरे उम्मीद से भरे हुए थे। उन्हें देखकर डिंग हाओ को उपलब्धि की भावना से भर दिया गया। उसने उद्धारकर्ता बनने के बारे में नहीं सोचा था। वह केवल कुछ लोगों की किस्मत बदलना चाहता था और अपनी अल्प शक्ति से उन्हें उम्मीद देना चाहता था। यह एहसास उतना ही रोमांचक था जितना कि जब उसने सफलता हासिल की थी। बेशक डिंग हाओ ने बच्चों के स्वभाव और गुणवत्ता पर भी बहुत ध्यान दिया। लू पेंगफेई के मामले ने डिंग हाओ को चेतावनी दी। हर कोई झांग फैन की तरह ही ईमानदार नहीं था और हर किसी में झांग फैन वांग शियाओकी और फैंग तियानी की तरह धार्मिक उत्साह नहीं था। लू पेंगफेई की तरह कुछ लोग कृतघ्न और दुष्ट लोग थे। जब उसने बाद में दूसरों की मदद की तो उसे उनके गुणों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। इस दिन ये फिर से जीमेन कियानिक्स्यू की आध्यात्मिक जड़ी बूटी कक्षा थी। जब सुंदर और सुरुचिपूर्ण महिला शिक्षक मार्शल हाउस में प्रवेश करती है तो डिंग हाओ ने स्पष्ट रूप से देखा कि वह बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, जैसे कि उसने कुछ दिनों और रातों से आराम नहीं किया था। उसकी सुंदर महिमा थकान से फीकी पड़ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अगुचे उत्साह का संकेत था, जैसे कि कोई बच्चा 3 दिन और 3 रातों से अपने पसंदीदा खिलौने के साथ खेल रहा हो। डिंग हाओ ने यह भी देखा कि उसके प्रति जीमेन कियानिक्स्यू का रवैया बदल गया था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन डिंग हाओ उसके चेहरे पर देख सकता था कि कैसे घृणा और पछतावा गायब हो गया था और उसकी जगह एक जिज्ञासा ने ले ली थी जिसे छिपाना मुश्किल था। हालांकि इस क्लास में डिंग हाओ ने अभी भी हमेशा की तरह व्यवहार किया। क्लास शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर उसने अपनी ठोड़ी को अपने हाथों पर पकड़ना शुरू कर दिया और उसकी आंखें ध्यान केंद्रित नहीं कर रही थीं, जैसे कि वह अपनी आंखें खोलकर सो रहा हो। दरअसल वह सबर मास्टर के साथ अपने मन में सभी प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों और पौधों के बारे में सीख रहा था। पलक झपकते ही कक्षा समाप्त हो गई। डिंग हाओ जिमेन कियानिक्स्यू डिंग हाओ की मेज के सामने खड़ी थी, उसकी पतली जेड जैसी उंगली मेज पर दस्तक दे रही थी। आसपास के शिष्य हंस पड़े। डिंग हाओ ने अचानक ऊपर देखा और फिर महसूस किया कि क्लास खत्म हो गई है, इसलिए उसने जल्दी से सेबर मास्टर के साथ अपने मन में चल रही चर्चा को बीच में ही रोक दिया। वह खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए पूछा, आह कोच जिमेन, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? इस हंसते हुए चेहरे को देखकर और फिर यह सोचकर कि कैसे इस लड़के ने अपनी कक्षा में ध्यान नहीं लगाया, जिमेन कियानिक्स्यू वास्तव में इस लड़के के सिर पर दस्तक देना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। उसने धीरे से कहा, तुम मेरे साथ आओ। ओह! डिंग हाओ ने ईमानदारी से उसका पीछा किया। ऐसा लग रहा था कि इस बड़ी सुंदरी को पुस्तिका में लिखे गए नोट्स का असली मूल्य पता चल गया था। दूसरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे सुंदर शिक्षिका को डिंग हाओ के साथ जाते हुए देखकर भ्रमित हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया, पिछली कक्षाओं के दौरान डिंग हाओ जीमेन कियानिक्स्यू के लिए अभिशाप था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनके रिश्ते में सुधार हुआ है। आह, मुझे पता है, वरिष्ठ भाई डिंग वास्तव में बहुत बढ़िया है। वांग जियाओकी ने उसके सिर पर थपथपाया और अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। तुम्हें क्या पता था? बाकी लोग बहुत उत्सुक थे। हाँ, सीनियर भाई डिंग की लड़कियों को लुभाने की विधि वाकई शानदार है। इसके बारे में सोचो। सीनियर भाई डिंग एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रगति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोच कियानिक्स्यू की आध्यात्मिक चिकित्सा कक्षा में वे इतने आलसी क्यों हैं? वांग शियाओकी ने एक गंदी मुस्कान के साथ कहा, ये वह तरीका है जिसका उपयोग वह उसे एक अजीब तरीके से आकर्षित करने के लिए करता है, फिर धीरे धीरे पास आता है और सुंदर शिक्षक का दिल खोलता है। हाँ, यह आश्चर्यजनक है। तुम क्या बात कर रहे हो? सीनियर भाई डिंग इतने बुरे आदमी नहीं है।
झांग फैन ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया और दूर चला गया। ये बोरिंग है। फैंग तियानी भी मुड़ी और चली गई। हालांकि लोगों का एक बड़ा हिस्सा उत्साहित दिख रहा था। वे स्पष्ट रूप से वांग शियाओकी के फैसले से सहमत थे। वे बेशर्मी से सोच रहे थे कि सीनियर भाई डिंग की शानदार विधि का उपयोग करना है या नहीं। बेशक वे इसे जीमेन कियानिक्सु पर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह सीनियर भाई डिंग की प्रिय थी, लेकिन वे इसे 5 अकादमियों में अन्य महिला शिष्यों पर इस्तेमाल कर सकते थे। ये चीजें तुम्हें इनके बारे में कैसे पता? जिमेन कियानिक्सु ने पुस्तिका पर बने चित्रों की ओर इशारा करते हुए पूछा। ये स्थान अभी भी छोटा औषधि उद्यान था, लेकिन इस समय ये थोड़ा क्षीण हो गया था। लगाए गए स्पिरिट घास को बहुत ही पेशेवर तरीके से एकत्र किया गया था। यह अब फल फूल नहीं रहा था। वहां ज्यादातर खरपतवार और सफेद मिट्टी थी। हवा चलने पर मिट्टी की खुशबू का स्पर्श महसूस होता था। अरे, मैंने तो यूं ही बना दिया। क्या तुम्हें कुछ मिला? डिंग हाओ मुस्कुराया। इस सवाल का जवाब देना वाकई मुश्किल था। वह ये नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में 2 पुराने लाइब्रेरी राक्षस रहते हैं। वह केवल भ्रमित होने का नाटक कर सकता था, हालांकि वह वास्तव में समझ रहा था कि क्या हो रहा था। जीमेन कियानिक्सु ने अपने सुनहरे लंबे बालों को ब्रश किया और असहाय होकर कहा, तुम बदबूदार लड़के, कोई बात नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, उसे अचानक एहसास हुआ कि वह एक बिगड़ैल बच्चे की तरह व्यवहार कर रही थी और उसका चेहरा लाल हो गया। ये वाकई अजीब बात थी। वह हमेशा एक सुंदर मनस्थिति बनाए रखती थी। वह बार बार उस स्थिति को क्यों तोड़ती थी? ये अच्छा नहीं लगा। हालांकि डिंग हाओ उस पल चकित था, क्योंकि ठीक उसी समय जीमेन कियानिक्सु ने उसके बालों को ब्रश किया था। उस प्यारी हरकत ने दुनिया को फीका कर दिया और उसके सुंदर और साफ स्वभाव में आकर्षण की झलक दिखाई दी। इस स्वभावगत बदलाव ने डिंग हाओ की इच्छा को जगा दिया। जिमेन कियानिक्सु का स्वभाव बहुत अच्छा था, उसका चेहरा सुंदर था और शरीर भी बहुत हॉट था। इन 2 अलग अलग शैलियों का एक साथ होना अद्भुत था। इसके अलावा, उसकी अचानक बच्चे जैसी हरकतें किसी भी सामान्य आदमी को जीतने के लिए पर्याप्त थी। ये चीजें तुम्हें कैसे सूझी? जीमेन कियानिक्सु ने अपनी भावनाओं को स्थिर किया, पुस्तिका पर चित्रित चीजों की ओर इशारा करते हुए, और उत्सुकता से पूछा। डिंग हाओ मुस्कुराया और कहा, ये बोरियत के समय के कुछ अजीब विचार हैं। अरे, शिक्षक कियानिक्सु, आप अब नाराज नहीं हैं। अगला अध्याय। अध्याय 172 एक्सेल का परीक्षण, अमृत का एक आदर्श नुस्खा। कुछ अचानक और अजीब विचार मूल अमृत सिद्धांत को पलटने के लिए पर्याप्त हैं, और वे 100% सही हैं। जिमेन कियानिक्सु ने आह भरी और डिंग हाओ को गंभीरता से देखा। उसने कहा, चूंकि आप मुझे बताना नहीं चाहते हैं कि क्यों, तो मैं नहीं पूछूंगी। आखिरकार, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। डिंग हाओ को दिल से राहत मिली। अगर जिमेन कियानिक्सु वास्तव में इस मामले की तह तक पहुंच गई, या अगर उसने इस मामले की सूचना शीर्ष प्रबंधन को दी, तो वह वास्तव में इसे स्पष्ट नहीं कर सकता था। उसने पुस्तिका पर जो कुछ भी लिखा था, वह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह कृपाण मास्टर के साथ गहन चर्चा कर रहा था। हालांकि जिमेन कियानिक्सु की प्रतिभा वास्तव में अच्छी थी, यहां तक कि सेबर मास्टर ने भी उसकी बहुत प्रशंसा की। हालांकि इसे ऐसे हल नहीं किया जा सकता। जीमेन कियानिक्सु ने अचानक एक शरारती मुस्कान दिखाई। वह लकड़ी के घर के दरवाजे पर गई और अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मेरे पास कई अनसुलझे मुद्दे हैं। डिंग हाओ, अगर तुम उन्हें हल करने में मेरी मदद कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे लिए रहस्य रखूंगी। इस मनमोहक मुस्कान ने कुंवारी डिंग हाओ के दिल को छू लिया। डिंग हाओ ने जीमेन कियानिक्सु का पीछा करते हुए उस लकड़ी के घर में कदम रखा। केबिन के अंदर की सजावट बहुत साधारण थी। यह एक जालीदार दुकान की तरह लग रहा था। दीवारों पर हर तरह की चौकोर जाली लगी हुई थी, सिवाय कुछ फूलों के गुच्छों के। जाली के अंदर हर तरह की दवा के बर्तन और फूलों के गमले थे। हवा में एक हल्की सी औषधीय खुशबू थी। यह मुख्य हॉल था। दाहिनी ओर एक छोटा गलियारा था, जो दूसरे छोटे कमरे की ओर जाता था। दरवाजे के सामने एक सुंदर सफेद पर्दा लगा हुआ था। डिंग हाओ ने अनुमान लगाया कि यह जीमेन कियानिक्सु का बेडरूम होना चाहिए। ये कमरे का लेआउट एक अमृत फार्मासिस्ट के रहने वाले कमरे की सबसे विशिष्ट व्यवस्था थी। जीमेन कियानिक्सु कमरे के बीच में आधे मीटर ऊंची लकड़ी की मेज पर शान से चली गई। उसने चावल के कागज का एक टुकड़ा फैलाया, फिर लिखने का ब्रश उठाया। उसने सोचते हुए कुछ लिखा।
वह सुंदर, शांत और सुंदर लग रही थी। उसने जल्दी से अपना काम पूरा किया, ऊपर देखा और डिंग हाओ की ओर हाथ हिलाया। क्या सुंदर सुलेख है। डिंग हाओ ने आह भरी और ध्यान से पढ़ा। ये औषधीय जड़ी बूटियों का नुस्खा था जिसमें 15 तरह की सामग्री लिखी हुई थी। पहले 12 पदार्थों पर स्पष्ट वजन और उन्हें भट्टी में डालने का समय अंकित था, लेकिन अंतिम 3 जड़ी बूटियों पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। डिंग हाओ ने दवा के पर्चे को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अभी अभी सेबर मास्टर से इस नुस्खे के बारे में चर्चा की थी। ये 9वें स्तर के अमृत क्यूई ड्राइंग पिल का एक सूत्र था। जैसा कि इसके नाम का अर्थ है, क्यूई ड्राइंग पिल्स का उपयोग उन नए मार्शल कलाकारों के मेरिडियन को उत्तेजित करने के लिए किया जाता था, जिससे उन्हें क्यूई के साथ अभ्यास करने में मदद मिलती थी। अपनी साधना की शुरुआत में एक मार्शल कलाकार ने इस अमृत की मदद से सफलतापूर्वक क्यूई का अभ्यास किया। ये नुस्खा बहुत मूल्यवान होना चाहिए। यह अफसोस की बात थी कि स्नो प्रांत के अमृत फार्मासिस्टों द्वारा परिष्कृत क्यू ड्राइंग पिल में एक अत्यंत घातक दोष था। इसका एक साइड इफेक्ट था। गोलियों का उपयोग करने वालों की क्षमता कम हो गई थी। इसके अलावा, उन मार्शल कलाकारों की तुलना में उनकी साधना प्रगति अधिक कठिन थी, जिन्होंने उन अमृतों का उपयोग नहीं किया था। इस दोष के कारण कई लोगों की उम्मीदें कम हो गईं। उन लोगों के अलावा जो सोचते थे कि वे स्वयं क्यूई का अभ्यास करने में सक्षम नहीं हैं, बहुत कम लोगों ने स्वयं क्यूई का अभ्यास करने के लिए इस अमृत को चुनने की पहल की। इस दोष के कारण क्यू ड्राइंग पिल भी बेकार हो गई। पिछले सैकड़ों सालों में स्नो प्रांत के अनगिनत उच्च पदस्थ फार्मासिस्टों ने इस नुस्खे को सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे। मास्टर चेन नानचाओ, जिन्हें अमृत के स्नो किंग के रूप में जाना जाता था, ने दावा किया कि इस नुस्खे का सूत्र बस गलत दिशा में सेट किया गया था और इसमें सुधार की कोई संभावना नहीं थी। डिंग हाओ ने ज़ीमेन कियानेक्सू की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा बेकार नुस्खा निकालेगी और उसने उसकी मदद मांगी। डिंग हाओ ने सोचा कि वह उसकी परीक्षा ले रही है। हालांकि ज़ीमेन कियानेक्सू वास्तव में उत्कृष्ट थी। उसने कुछ सुधार किए थे। डिंग हाओ की नज़र में, उसने जो सुधारात्मक फॉर्मूला लिखा था, हालांकि वह सिर्फ अपने अनुमानों पर निर्भर थी, लेकिन उसने वास्तव में सही दिशा पाई। मूल क्यू ड्राइंग पिल में 12 जड़ी बूटियां थीं। उसने जो आखिरी 3 जड़ी बूटियां डाली, हालांकि वह उनका वजन और उन्हें कब डालना है, ये बताने में असमर्थ थी, लेकिन वास्तव में क्यू ड्राइंग पिल के सुधार के लिए 3 जरूरी जड़ी बूटियां थीं। डिंग हाओ इतना आश्वस्त था क्योंकि सेबर मास्टर ने उसे वास्तविक उत्तम नुस्खा सिखाया था। ज़ीमेन कियानेक्सू की खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। उसने बड़ी उम्मीद से डिंग हाओ को देखा। डिंग हाओ ने एक पल सोचा और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक योजना का स्पष्ट विचार आया। इसलिए उसने तुरंत लेखन ब्रश लिया और अंतिम 3 जड़ी बूटियों का सही वजन लिखा और दवाओं के क्रम को भी समायोजित किया। डिंग हाओ की कुशल और अनियंत्रित गतिविधियों को देखकर ज़ीमेन कियानेक्सू की आंखें चमक उठी। निश्चय ही, पुस्तिका पर उनकी पेंटिंग निरर्थक नहीं थी। हालांकि जब उसने देखा कि डिंग हाओ ने क्या लिखा है, तो वह उलझन में पड़ गई। उसने पहले भी इस तरह के वजन और क्रम की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रही थी। है ना? उसने पिछली 12 जड़ी बूटियों के वजन और क्रम को समायोजित किया, साथ ही एक नई जड़ी बूटी जो 3 साल की नाइट डेसवीड थी। नाइट डेसवीड एक हल्का नकारात्मक बेअसर करने वाला पाउडर था जिसमें गहरा जहर होता था और यह मानव शरीर के लिए हानिकारक था। क्यों? यह था। इसे देखते हुए ज़ीमेन कियानेक्सू को अचानक कुछ याद आया। वह हमेशा शांत दिखती थी, लेकिन अब वह बहुत उत्साहित दिख रही थी। वह कुछ समझती हुई प्रतीत हुई। धप। डिंग हाओ ने लेखन ब्रश मेज पर फेंक दिया और मुस्कुराया। शिक्षक कियानेक्सू, मेरे पास कुछ आकस्मिक विचार हैं, क्या आप अब प्रयास करना चाहेंगे? उन्होंने क्यूई ड्राइंग पिल के लिए एक उत्तम फॉर्मूला लिखा। डिंग हाओ के पास सही फॉर्मूला लिखने के अपने कारण थे। वह ज़ीमेन कियानेक्सू की अमृत को परिष्कृत करने की प्रक्रिया देखना चाहता था। आखिरकार, सेबर मास्टर जानकार तो था, लेकिन वह प्रदर्शन नहीं कर सकता था, और ज़ीमेन कियानेक्सू, जिसे अमृत प्रतिभा के रूप में जाना जाता है, उसके लिए अमृत को परिष्कृत करना सीखने के लिए एक अच्छा शिक्षक था। अच्छा, ज़ीमेन कियानेक्सू ने डिंग हाओ के प्रस्ताव पर तुरंत सहमति जताई। यह देखा जा सकता था कि सुंदर शिक्षिका औषधीय जड़ी बूटियों की बहुत दीवानी थी। वह अमृत के लिए पूरी तरह पागल थी।
कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी छोटी उम्र में ही अमृत फार्मासिस्ट बन गई, जिसे पूरे संप्रदाय द्वारा महत्व दिया गया। जैसे ही उसका जैड जैसा हाथ फड़फड़ाया, उसके हाथ में एक हल्के लाल रंग की अमृत भट्टी घूमती हुई दिखाई दी। डिंग हाओ की आंखें चमक उठी। एक अमृत भट्टी, एक अमृत फार्मासिस्ट इसी के लिए जीता था। अपने स्वयं के अनुभव, ज्ञान और क्यूई के अलावा एक डैन फार्मासिस्ट की ताकत का आकलन उनके अमृत भट्टी के रैंक से भी किया जाता था। अध्याय 173 शिमेन कियानेक्स्यू के आग पर नियंत्रण के तरीके। संक्षेप में, अमृत भट्टी सहायक जादुई हथियार से संबंधित थी। इसमें 12 स्तर थे। अमृत भट्टी की रैंक जितनी अधिक होगी, परिष्कृत दवा की रैंक उतनी ही अधिक होगी, और अमृत का उत्पादन उतना ही अधिक सफल होगा। जिमेन कियानेक्सू की अमृत भट्टी एक हल्के लाल यन्यांग लो की थी। ये छोटी और नाजुक थी। इसका खोखला पैटर्न जटिल और गहरा था। ये चमक, चिकने रंग और उत्तम कारीगरी से भरा था। इसमें मोती और जैड की भावना थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आत्मा से भरा था। डिंग हाओ सिर्फ एक अधब का फाउंड्री मास्टर था, लेकिन उसके विचार में ये बिल्कुल बढ़िया अमृत भट्टी थी, कम से कम चौथे स्तर की। यह अच्छी चीज थी। जीमेन कियानेक्स्यू की हथेली से एक हल्के बैंगनी रंग की लौ उठी। इसने हल्के लाल रंग के स्टोव को अपने में लपेट लिया, फिर उसने उसे गर्म करना शुरू कर दिया। इस समय जीमेन कियानेक्स्यू गंभीर और पवित्र लग रही थी। उसने खुद को अमृत को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में समर्पित कर दिया था और सब कुछ भूल गई थी। उसका बायां हाथ सफेद और पतला था। उसने धीरे से हवा में हाथ हिलाया, और दीवार में जाली पर एक जैड जार उड़ गया और थोड़ा झुका। एक गहरे बैंगनी रंग का पाउडर बोतल से निकलकर अमृत भट्टी में उड़ गया। स्विश! जैसे ही उसने लगातार हाथ हिलाया, जालक में मौजूद सामग्रियां क्रम से बाहर उड़ गईं और स्वचालित रूप से लाल यन्यांग लो की अमृत भट्टी में प्रवेश कर गईं। इस प्रक्रिया ने जीमेन कियानेक्स्यू के आत्मविश्वास और उसकी भरपूर ताकत को प्रतिबिंबित किया। वह नाचती हुई परी की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा अमृत भट्टी पर टिकी रहती थीं। वह औषधि जड़ी बूटियां निकालती और उन्हें भट्टी में फेंकती। उसकी हर हरकत धारा प्रवाह और सटीक थी। सिर्फ एक लहर से वह अमृत भट्टी में सामग्री का सटीक वजन भेज सकती थी। डिंग हाओ चुपचाप उसके पास बैठा रहा और देखता रहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। ये छोटी लड़की प्रभावशाली है, कृपाण मास्टर प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसके पास अमृत गुरु का व्यवहार है। औषधि जड़ी बूटियों को भट्टी में भेजने की क्रियाओं के इस सेट को डांसिंग क्रेन कहा जाता है। ये सरल लगता है, लेकिन ये बेहद कठिन है। 10 साल से अधिक के कठिन अभ्यास के बिना इस तरह का काम करना बिल्कुल असंभव है। वह 18 साल से कम उम्र की है, लेकिन उसने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जो केवल एक ही बात दर्शाती हैं। क्या? डिंग हाओ ने अवचेतन रूप से पूछा। हाँ, इससे सिर्फ यही पता चलता है कि यह लड़की अमृत की प्रतिभा वाली है, और भविष्य में उसकी उपलब्धियां असीम होंगी, कृपाण मास्टर ने अफसोस के साथ कहा। दुर्भाग्य से, मैं उसे अपना शिष्य नहीं बना सकता। अन्यथा, मैं वास्तव में उसे अपना सारा अमृत ज्ञान सिखाने का इरादा रखता। डिंग हाओ बहुत दुखी था। उसने बुदबुदाते हुए कहा, तुम्हारे पास पहले से ही मैं हूं, इतना प्रतिभाशाली शिष्य, इसलिए तुम्हें अपने शिष्य के रूप में एक लड़की की जरूरत नहीं है। ये सही है। कृपाण गुरु ने अमृत पर डिंग हाओ की उत्कृष्ट प्रतिभा के बारे में सोचा। उसने थोड़े अफसोस के साथ कहा, दुर्भाग्य से, ये छोटी लड़की इतनी अच्छी है। उसके पास बहुत लचीलापन है। कुछ सालों में, उसकी जवानी जल्द ही खत्म हो जाएगी। अगर वह इस संप्रदाय के पुराने शिक्षकों द्वारा सिखाई जाती रही, तो वह साधना के लिए स्वर्णिम समय बर्बाद कर देगी। डिंग हाओ ने मन ही मन जवाब दिया, वह मेरे पास है। हाँ, आप उसे मेरे जरिए सिखा सकते हैं, क्या ये ठीक है? कृपाण मास्टर तुरंत सचेत हो गई। उसने पूछा, क्या सोच रहे हो, दोस्त? तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है ना? तलवार मास्टर ने डिंग हाओ का मजाक उड़ाया। उसने कहा, बहुत बढ़िया। छोटा लड़का डिंग वास्तव में अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं को पसंद करता है। हाँ। डिंग हाओ बहुत नाखुश था। वह चुपचाप मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। जल्द ही, डिंग हाओ द्वारा लिखी गई मांगों के अनुसार 16 जड़ी बूटियों को अमृत भट्टी में डाल दिया गया। जीमेन कियानेक्सू फ्यूटन पर क्रॉस लेग बैठी थी। उसकी उंगलियां सफेद और पतली थीं। वे लगातार सुंदर प्रतीकात्मक इशारे बना रही थीं, जो यन्यांग अग्नि नियंत्रण प्रिंट थे।
यह ताइक्सुआन तलवार खोज शास्त्र की मानसिक साधना विधियों द्वारा निर्देशित था। बैंगनी लौ ने डिंग हाओ का ध्यान आकर्षित किया। सेबर मास्टर ने कहा है कि यह बैंगनी गहरे रंग की आग है, जो शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ कीमिया लेप्टों में से एक है। केवल वे लोग ही इसका उपयोग कर सकते हैं जिनके पास बैंगनी गहरे रंग की आग की संरचना है। कियानेक्स्यू की प्रतिभा निश्चित रूप से उत्कृष्ट है। हालांकि उसकी बैंगनी गहरे रंग की आग अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है, यह अद्भुत है। बाद में, उसकी ताकत में वृद्धि के साथ, उसका भविष्य असीम होगा। डिंग हाओ ने मन ही मन प्रशंसा की, लेकिन उसकी नजर हमेशा ज़ीमेन कियानेक्स्यू पर थी। यह पहली बार था जब उन्होंने किसी अमृत फार्मासिस्ट को अमृत को परिष्कृत करते हुए इतने करीब से देखा था। ज़ीमेन कियानेक्स्यू के आग लगाने, आग को नियंत्रित करने, जड़ी बूटियां डालने, भट्टी को बंद करने, आग को निर्देशित करने और अमृत को परिष्कृत करने के तरीके सभी बहुत प्रामाणिक और सामान्य थे। वे अवसरवादी कौशल नहीं थे। उसने एक न्यायपूर्ण और सम्मानजनक तरीका अपनाया, जो डिंग हाओ के लिए सीखने के लिए अधिक सार्थक था। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। ज़ीमेन कियानेक्स्यू गंभीर और पवित्र लग रही थी, सभी बाहरी चीजों को भूल गई थी, और पूरी तरह से परिष्कृत अमृत में डूबी हुई थी। इससे पता चलता है कि उसके दिल में अवचेतन रूप से उसे डिंग हाओ पर बहुत भरोसा था। अन्यथा, एक अमृत फार्मासिस्ट के लिए ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में किसी बाहरी व्यक्ति को अपने पास रखना बेहद खतरनाक था। डिंग हाओ ने अपनी सांस रोककर देखा। उसने बहुत कुछ हासिल किया था। अचानक, खुला। ज़ीमेन कियानेक्स्यू चिल्लाया। डॉट। उसकी पतली उंगलियां हवा में अलग अलग प्रतीकात्मक मुद्राएं बना रही थीं। बैंगनी लौ कई बार तेजी से टिमटिमाई, फिर अचानक गायब हो गई। हल्के लाल रंग की अमृत भट्टी अचानक झुक गई और उसका ढक्कन खुल गया। 3 धाराएं उड़कर बाहर आईं। हवा ताजा सुगंध से भरी हुई थी। इकट्ठा करो। ज़ीमेन कियानेक्स्यू ने हवा में हाथ हिलाया, और उसकी मुद्रा सुंदर थी। उसने समय पर अपने हाथों से उस अमृत भट्टी के मुंह पर हाथ फेरा और 3 हल्के पीले रंग की धाराएं एकत्र की। क्या बढ़िया तकनीक है। डिंग हाओ ने मन ही मन प्रशंसा की। अमृत को परिष्कृत करने की पूरी प्रक्रिया में अमृत एकत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण चरण था। अमृत वास्तविकता के विरुद्ध चीजें थीं, इसलिए उनमें आध्यात्मिकता थी। अमृत बनने के बाद, यह एक जीवित प्राणी की तरह भाग जाएगा। जैसे ही अमृत भट्टी खुलती, अगर अमृत फार्मासिस्ट इसे तुरंत इकट्ठा नहीं करता, तो ये भाग जाता। एक बार जब ये भाग जाता, तो इसे ढूंढना बेहद मुश्किल होता। विशेषकर वे उच्च गुणवत्ता वाले अमृत, जिनमें अमृत आत्मा शामिल थी। कुछ अनुभवी अमृत फार्मासिस्टों के अलावा, आम लोगों के लिए इसे पकड़ना बेहद मुश्किल था। ज़ीमेन कियानेक्स्यू ने अभी अभी अमृत संग्रह तकनीक का जो सेट दिखाया था, उसे क्लाउड कवर्स द मून कहा जाता था। लंबी आस्तीन बादल की तरह थी और अमृत चांद की तरह था। यह बहुत काव्यात्मक था। यह एक बहुत ही स्मार्ट तरीका भी था। लेवल 9 के तहत गोलियां सफलतापूर्वक एकत्र की जा सकती थीं, लेकिन इस कौशल का अभ्यास करना बेहद मुश्किल था और इसमें महारत हासिल करने के लिए बहुत उच्च प्रतिभा की आवश्यकता थी। हालांकि, डिंग हाओ के सामने बैठी शिक्षिका ने बहुत लगन और कुशलता से अभ्यास किया था। पूरी प्रक्रिया सुंदर और कौशल से भरी थी, जिससे पता चलता था कि क्लाउड कवर्स द मून पर उनकी उपलब्धियां बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। मैंने इसे बनाया। जैसे ही ज़ीमेन कियानेक्स्यू ने अपनी हथेली खोली, 3 हल्के पीले रंग की गोलियों ने एक शुद्ध और स्पष्ट प्रकाश दिया, जो आकर्षक और रोमांचक था। अध्याय 174 डिंग हाओ की योजना। डिंग हाओ ने हंसते हुए कहा, सुश्री कियानेक्स्यू को बधाई, आपने क्यूई ड्राइंग पिल का सही संस्करण तैयार किया है। कोई नहीं जानता कि यह सही है या नहीं। ज़ीमेन कियानेक्स्यू ने डिंग हाओ को एक सफेद नजर से देखा। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन वह अपनी खुशी नहीं छिपा सकी। एक अनुभवी कीमियागर के रूप में, उसकी दृष्टि स्वाभाविक रूप से औसत व्यक्ति की तुलना में बेहतर थी। अमरता अमृत को परिष्कृत करने की पूरी प्रक्रिया से तैयार अमरता अमृत की असामान्य घटना और 3 अमरता अमृत की उपस्थिति से, यह मूल रूप से निर्धारित किया जा सकता है कि डिंग हाओ द्वारा लिखा गया सूत्र व्यवहार्य था। यदि कोई अन्य घटना नहीं घटी होती, तो 3 क्यूई ड्राइंग गोलियां बिना किसी दोष के पुनर्तः पौराणिक और पुनर्तः अमरता की गोलियां होती। लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के, उसने अपने पतले हाथ से एक गोली ली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। अमृत औषधि की गोली का पूर्वानुमान लगाना भी एक अमृत औषधि विक्रेता के कौशल में से एक था।
जीमेन कियानेक्सू ने केवल ये सोचा कि छोटी, गोल, उंगली के आकार की और क्रिस्टल की गोली उसके मुंह में पिघल गई और फिर यह एक हल्की गर्मी के प्रवाह में बदल गई, जो उसके हाथों, पैरों और अन्य अंगों में फैल गई। ये बिना किसी अपराधबोध के बहुत ही आरामदायक आभा थी। फिर डैंटियन में उत्पन्न क्यूई की एक हल्की गंध तुरंत और जल्दी से रहस्यमय क्यूई बीज में फैल गई। बहुत प्रभावी दवा संपत्ति। उत्तम, हल्के और क्रिस्टल प्रभाव अभी भी क्यूई ड्राइंग गोली के दोषपूर्ण संस्करण से बहुत ऊपर था। इस अमृत की क्यूई ड्राइंग दर बिल्कुल 100% तक पहुंच सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे इसका कोई भी दुष्प्रभाव महसूस नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, क्यूई ड्राइंग गोली की समस्या, जिसे स्नो प्रांत में अमरता गोली के राजा द्वारा हल नहीं किया जा सका था, वास्तव में और अंततः दूर हो गई थी। कैसे? तुमने ये कैसे किया? जिमेन कियानेक्स्यू को अब जरा भी संदेह नहीं रहा और उसने अपने दिल में उथल पुथल की स्थिति में सदमे के भाव से डिंग हाओ को देखा। जैसा कि सभी जानते हैं कि पिछले 100 वर्षों में स्नो प्रांत में अनगिनत कीमियागरों ने क्यूई ड्राइंग पिल का पूर्ण संस्करण विकसित करने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हुए थे। यहां तक कि चेन नानचाओ, जो स्नो प्रांत में अमरता की गोली शोधन के शिखर स्तर 5 के मास्टर कीमियागर हैं और स्नो प्रांत में कीमियागरों के राजा की प्रतिष्ठा रखते हैं, अपने प्रयास में विफल रहे। परिणामस्वरूप अमृत फार्मासिस्ट के क्षेत्र में ये लगभग एक अघुलनशील समस्या बन गई थी। लेकिन अब इस समस्या को वास्तव में एक किशोर द्वारा आसानी से हल किया गया था, जिसे अमृत फार्मासिस्ट के रूप में नहीं गिना जा सकता था। एक किशोर जो आध्यात्मिक घास व्याख्यान में जम्हाई लेता था और एक अनुपस्थित दिमाग वाला किशोर। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। इस पर विश्वास करना कठिन था। अरे ये संयोग से डिंग हाओ अभी भी एक बेवकूफ की तरह व्यवहार कर रहा था। जीमेन कियानेक्स्यू को इस मुस्कुराते हुए आदमी को अपने शरीर के नीचे दबाने और उसे अपनी मुट्ठियों से पीटने की इच्छा हुई। संयोगवश अतुलनीय समृद्ध अनुभव वाले कितने ही कीमियागर हजारों प्रयोगों के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन आपने इस जटिल समस्या को संयोग से हल कर लिया है। हे भगवान, ऐसा संयोग आपको कैसे मिलता है? क्या आप भी इस बात को उचित ठहराने के लिए संयोग का उपयोग करना चाहते हैं कि पुस्तिका में लिखी बातें सही साबित होती हैं, जो असाधारण अनुभव वाले इतने सारे कीमियागरों के सामान्य ज्ञान को उलट देती हैं? जिमेन कियानेक्स्यू ने अनुमान लगाया कि डिंग हाओ के पीछे एक बिल्कुल श्रेष्ठ गुरु होना चाहिए, क्योंकि यह विश्वास करना कठिन था कि डिंग हाओ की कम उम्र के साथ वह लगातार कई चौंकाने वाली चीजें बना सकता है। सौभाग्य से वह बहुत ही हल्के स्वभाव वाली व्यक्ति थी। हालांकि वह भी अमरता की गोलियों के रहस्यमय गुरु की पूजा करना चाहती थी, डिंग हाओ इससे अधिक कुछ कहने को तैयार नहीं था। फिर इसे भूल जाओ। आप इस औषधीय फॉर्मूले से कैसे निपटेंगे? जिमेन कियानेक्स्यू ने डिंग हाओ को चुपचाप देखा। बिना सोचे समझे उन्होंने कहा, मैंने सुश्री कियानेक्स्यू के लिए सूत्र लिखा था और अब इसे आपको दे दिया है। भले ही जिमेन कियानेक्स्यू एक हल्के स्वभाव वाली व्यक्ति थी, लेकिन जब उसने ऐसे शब्द सुने तो वह चौंकने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने अपना मुंह चौड़ा किया और आश्चर्य से डिंग हाओ को देखा। मुझे दे दो। तुम्हें पता है या नहीं कि यह सूत्र कितना मूल्यवान है? ये स्नो प्रांत में 9 मानव संप्रदायों के लिए इसके लिए लड़ने के लिए बहुत लुभावना है। क्यूई ड्राइंग पिल का एक सही संस्करण एक अर्धशास्त्रीय क्यूई मार्शल कलाकार विकसित कर सकता है और संप्रदाय में निम्न वर्ग के शिष्यों के प्रचार के लिए जगह को असीम रूप से विस्तारित कर सकता है। यदि आप इस सूत्र को अपने हाथों में रखते हैं, तो आप रातों रात अमीर बनने के लिए पर्याप्त धन कमा लेंगे और आपको जीवन भर चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। डिंग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने, सुश्री कियानेक्स्यू ने कहा कि यह सूत्र स्नो प्रांत के 9 मानव संप्रदायों को ईर्ष्या से लथपथ करने के लिए बहुत लुभावना है, इसलिए मैं इस पर एकाधिकार नहीं कर सकता। अगर मैं इसे अपना मान लूंगा तो शायद मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मेरे लिए बेहतर है कि मैं इसे सुश्री कियानेक्स्यू को सौंप दूं और फिर आप इसे संप्रदाय को सौंप दें। ओह, मैं बस थोड़ा सा लाभ चाहता हूं। जीमेन कियानेक्स्यू मूर्ख नहीं थी। उसने तुरंत डिंग हाओ के शब्दों का अर्थ समझ लिया। उसने डिंग हाओ को राक्षस की तरह देखा। अचानक वह वसंत की हवा की तरह धीरे से मुस्कुराई, क्या तुम मुझे ढाल के रूप में लेना चाहते हो? डिंग हाओ और भी शानदार ढंग से हंसा, सुश्री कियानेक्स्यू, जब आप मुस्कुराती हैं तो अद्भुत लगती है। जीमेन कियानेक्स्यू ने थोड़े गुस्से के साथ कहा, विषय से भटको मत, डिंग हाओ, तुम पृथ्वी पर क्या जानते हो?
इतने उदार तरीके से तुम चाहते हो कि मैं क्यूई ड्राइंग पिल का पूरा संस्करण संप्रदाय को हस्तांतरित कर दूं? मुझे डर है कि तुम्हारे हाथों में अमृत का एक और अधिक मूल्यवान नुस्खा है। डिंग हाओ हंसा और कुछ नहीं बोला। अच्छा। जिमेन कियानेक्स्यू ने सिर हिलाया और डिंग हाओ के अनुरोध पर सहमति जताते हुए कहा, आगे बढ़ो, तुम्हारा अनुरोध क्या है? फिर डिंग हाओ ने सोच समझकर कहा, मैं बाजार में तीसरी सीढ़ी वाले क्षेत्र में हेवनली वर्ल्ड नाम से एक दुकान खोलने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि संप्रदाय को क्यूई ड्राइंग पिल का पूरा संस्करण मिलने के बाद, जब संप्रदाय के आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बगीचे में अमृत को परिष्कृत किया जाएगा, तो मुझे तीसरी सीढ़ी वाले क्षेत्र में ऐसी गोलियों की बिक्री का विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। जीमेन कियानेक्स्यू धीरे से उठे और कहा, इस मुद्दे के बारे में मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता और यह संप्रदाय के उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा तय किया जाना चाहिए। डिंग हाओ ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि संप्रदाय का उच्च स्तरीय प्रबंधन मेरे अनुरोध को स्वीकार करेगा। ठीक है। इस सूत्र के लिए यह आपके द्वारा बनाया गया कहा जा सकता है। स्वर्गीय दुनिया के व्यापार राजस्व का 30% आपको जाएगा। इस सुझाव के बारे में आपका क्या कहना है? जिमेन कियानेक्स्यू ने अपना सिर हिलाया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। डिंग हाओ मुस्कुराया, सुश्री कियानेक्स्यू, आपको मुझे जल्दबाजी में अस्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैं जानता हूं, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अमरता की गोली शोधन का मास्टर बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, उसके लिए पैसा आकर्षक नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आध्यात्मिक घास और अमरता की गोलियों का मास्टर पैसे से विकसित होता है। दुर्लभ आध्यात्मिक घास, अमृत का नुस्खा और विभिन्न प्रकार के कच्चे माल को पैसे से खरीदना पड़ता है। प्राचीन समय से लेकर अब तक, एक गरीब आदमी वास्तव में अमरता की गोली शोधन का सबसे शीर्ष मास्टर कभी नहीं बन सकता है। इस बारे में बात करते हुए, डिंग हाओ ने पत्थर की मेज पर क्यूई ड्राइंग पिल के अमृत के नुस्खे पर नजर डाली। फिर धीरे धीरे और लापरवाही से उसने कहा, इसके अलावा मेरे पास यहाँ बहुत सारे शानदार विचार हैं और मैं आपसे संवाद करना चाहता हूँ। अगर सुश्री कियानेक्स्यू भी स्वर्गीय दुनिया के मालिकों में से एक हैं, तो क्या हमारे लिए एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करना अधिक सुविधाजनक है? जब डिंग हाओ ने ऐसे शब्द कहे, तो वह नुकीली पूंछ हिलाते हुए शैतान जैसा लग रहा था। जाहिर है, जीमेन कियानेक्स्यू डिंग हाओ के अंतिम शब्दों से बहुत प्रभावित हुई थी। अगला अध्याय। अध्याय 175, रोमांटिक और अनर्गल मिस्टर एलिगेंट वांग। उसे पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन उसे डिंग हाओ के तथाकथित विचित्र विचारों की परवाह थी। एक अमृत फार्मासिस्ट के लिए वे विध्वंसक विचार केवल जहर थे। एक बार जहर हो जाने के बाद वह कभी ठीक नहीं हो पाएगी। एक पल के लिए चुप रहकर जिमेन कियानेक्स्यू ने सिर हिलाया, ठीक है, तो खबर का इंतजार करो। उसके बाद उसने खिड़की के बाहर आसमान की ओर देखा और सूरज डूबने वाला था। सांझ हो गई थी और कमरे में अंधेरा छा गया था। डिंग हाओ को उसकी बात समझ में आ गई और वह वहां से चला गया। अकेले पुरुष और महिला के लिए एक कमरे में रहना वास्तव में उचित नहीं था क्योंकि अंधेरा हो रहा था। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आऊंगा। जीमेन कियानेक्स्यू उसके पीछे गया। केबिन का दरवाजा खोलते हुए डिंग हाओ अच्छे मूड में था। उसने मन ही मन सोचा कि इस बार उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। जीमेन कियानेक्स्यू संप्रदाय में अमृत की एक छोटी सी प्रतिभा थी। शुरुआती चरण में उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल करना बहुत उचित था। क्यूई ड्राइंग पिल के पूर्ण संस्करण को छोड़कर डिंग हाओ के पास अभी भी क्यूई ड्राइंग पिल से अधिक मूल्य के साथ कुछ सही विध्वंसक अमृत था और उसे इसे धीरे धीरे जारी करने की आवश्यकता थी। यह उनकी दीर्घकालिक योजनाओं में से एक थी। अमृत के माध्यम से सोने की पहली बाल्टी प्राप्त करके वह अपनी साधना को जारी रखने में सक्षम हो गया। आदर्श साथी जीमेन कियानेक्स्यू के साथ डिंग हाओ को इन अमृतों के कारण होने वाली उथल पुथल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, जो उसकी साधना को प्रभावित करेगा। इसके अलावा, इस सुरक्षा से जीमेन कियानेक्स्यू को कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे उसे न केवल एक सुंदर लड़की और अमृत की प्रतिभा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा विकसित करने में मदद मिली, बल्कि अमरता की गोलियों और आध्यात्मिक घास पर उसकी दृष्टि और अंतर्दृष्टि भी खुली। केबिन से बाहर आकर डिंग हाओ ने ताजी हवा में सांस ली और आराम महसूस किया। जीमेन कियानेक्स्यू थोड़ा जटिल भाव के साथ डिंग हाओ के पीछे चुपचाप खड़ी थी। डिंग हाओ की पीठ को देखते हुए वह शांत दिख रही थी,
लेकिन वास्तव में उसके दिल में वह इस लड़के के बारे में बेहद उत्सुक थी। उसे आश्चर्य नहीं था कि उसके साथ कोई चमत्कार भी हो जाए। अगर कोई और होता तो वह निश्चित रूप से चीजों की जड़ तक पहुंच जाती, लेकिन स्वभाव से वह ठंडी थी। अन्यथा डिंग हाओ की शर्तों को मानना इतना आसान नहीं होता, और वह भी बिना सौदेबाजी के। शायद यही मुख्य कारण है कि डिंग हाओ ने उसे चुना। तेज हवा बह रही थी, जो उनके लंबे बालों को छूती हुई उनके चेहरों के पास से गुजर रही थी, और जड़ी बूटियों और मिट्टी की हल्की सुगंध हवा में फैल रही थी। ये शरद ऋतु की एक सुंदर, शांत एवं शुद्ध रात थी। हालांकि बस तभी। बुरे लड़के, तुम कौन हो? तुम जूनियर सिस्टर कियानिक्स्यू के कमरे से बाहर क्यों आ रहे हो? तुमने अंदर क्या किया? सामने से एक कठोर आवाज आई, जिसमें सवाल का कोई दिखावा नहीं था। डिंग हाओ ने अपना सिर उठाया। डिंग हाओ ने तलवारबाजी सीखने वाले संप्रदाय के अंदरूनी शिष्यों की वेशभूषा में 17 या 18 साल की उम्र के 5 युवकों को देखा। वे दूर झाड़ियों से बाहर निकले। भीड़ का नेतृत्व एक युवक कर रहा था, जिसका शरीर एक बहुत ही खराब विकसित बड़े मोमी कद्दू जैसा था। उसके चिकने बाल थोड़े ढीले थे, उसका चेहरा पान जैसा बड़ा था, 2-3 की संख्या में लाल दाने थे, 2 हरी ठुड्डी, मुहासे और छोटी आंखें थीं। लाल आंखों से उसने डिंग हाओ को गुस्से से देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि इन 5 लोगों में कुछ संकोच था और वे छोटे से जड़ी बूटी के बगीचे में नहीं घुसे, लेकिन उन्होंने डिंग हाओ के भागने के डर से पंखे के आकार में उसका रास्ता रोक दिया। अरे क्या हो गया? जूनियर बहन कियानिक्सू। डिंग हाओ जिमिन कियानिक्स्यू को देखकर हैरान हो गया। अप्रत्याशित रूप से जिमिन कियानिक्स्यू बहुत शांत थी, जैसे कि उसने इन लोगों को न तो देखा हो और न ही उसका अभिवादन सुना हो। जूनियर सिस्टर कियानिक्स्यू। उसने बिना कुछ कहे डिंग हाओ को सिर हिलाया, फिर वह मुड़ी और अपने केबिन में चली गई, और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। अरे, जूनियर सिस्टर कियानिक्स्यू, मत जाओ। हुह, बड़े मोम लौकी ने अपना हाथ उठाया, हकलाते हुए, और निराश दिख रहा था। इस समय डिंग हाओ को पता चला कि क्या हो रहा था। ये बड़ा लौकी निश्चित रूप से जिमिन कियानिक्सू का अनुयायी होगा। चूंकि उसने उसे जूनियर सिस्टर कहा था, इसलिए वे तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में एक ही पीढ़ी के शिष्य होने चाहिए। चूंकि उसे आंतरिक कोर में पदोन्नत किया गया था, इसलिए उसका कुंग फू कमजोर नहीं हो सकता। लेकिन इस लड़के का रूप वाकई चंचल था। उसने कमल के फूल जैसी सुंदरी जिमिन कियानिक्सू को प्रपोज करने की हिम्मत कैसे की? उसका साहस सराहनीय था। डिंग हाओ ने सिर हिलाया। ये सामान्य है, जैसा कि मैंने सोचा था। तलवारबाजी चाहने वाला संप्रदाय मानव वासना को त्यागने वाला कोई प्राचीन संप्रदाय नहीं है। शिक्षिका जिमिन कियानिक्स्यू जैसी महान नाजुक सुंदरता का पीछा करने वाले कैसे नहीं हो सकते? अब आखिरकार एक आया, लेकिन ये गुणवत्ता बहुत खराब है। ये सोचकर डिंग हाओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे बदबूदार लड़के, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मेरे लिए बाहर निकलो। तुम वास्तव में कियानिक्स्यू के शयन कक्ष में घुस गए, और तुम्हारा काम तमाम हो गया। मैं आज तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा। ऐसा लग रहा था कि मोमी लौकी डिंग हाओ पर अपने ठंडे व्यवहार का गुस्सा निकालने के लिए तैयार था। अरे, मुझे लगता है कि तुमने गलती की है। मैं केवल सुश्री जिमेन का शिष्य हूँ। डिंग हाओ मुस्कुराया। शिष्य? मोमी लौकी चिल्लाए। आप जूनियर सिस्टर कियानिक्स्यू की छात्रा हैं। ओह, ऐसा लगता है कि आप नामात्र की शिष्या हैं। आहा, मैं थोड़ा समझती हूँ कि आपको अमृत में बहुत प्रतिभाशाली होना चाहिए। अन्यथा जूनियर सिस्टर कियानिक्स्यू आपको जड़ी बूटियों के बगीचे में नहीं ले जाएगी। ओह, तो मैं आपके साथ गलत हूँ। मोमी लौकी के चेहरे पर कुछ गुस्सा और सहजता गायब हो गई। डिंग हाओ ने अपना माथा रगड़ा, और उसने पाया कि इस बौने मोम लौकी का मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर रहा था। डिंग हाओ को पता नहीं क्यों, इस समय उसे अचानक लगा कि यह मोम लौकी उस तरह का दुष्ट आदमी नहीं लग रहा था, और वह थोड़ा प्यारा था। वरिष्ठ भाई एलिगेंट, इस बच्चे की बात मत सुनो। एक नामात्र का शिष्य बॉर्डियर में कैसे भाग सकता है? हाँ, सीनियर भाई एलिगेंट, इस बच्चे से मूर्ख मत बनो। किसी भी हालत में अगर कोई जूनियर सिस्टर कियानिक्स्यू के शयन कक्ष में घुस जाए तो उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। चलो पहले उसे पीटते हैं। बौने मोमी लौकी का पीछा करने वाले अन्य 4 अंदरूनी शिष्यों ने भी परेशानी खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डिंग हाओ थोड़ा उलझन में था। उसने सोचा कि ये 5 लोग एक समूह हैं, लेकिन अब उनके हाव भाव से उसे पता चला कि वे स्पष्ट रूप से सिर्फ तमाशबीन और बुरे बुरे लोग थे।
उन्हें बौने मोम लौकी के लिए ज्यादा सम्मान नहीं था, और ज्यादा संभावना है कि वे उसे मुसीबत में डालने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ, तुम सही हो। बौने मोम लौकी ने अपना माथा थपथपाया, अपना विचार बदला, अचानक क्रोधित हो गया, डिंग हाउ को देखा, और चिल्लाया, मैं तुम्हारे द्वारा लगभग धोखा दिया गया हूँ, मेरे लिए बाहर निकलो, मैं एलिगेंट वांग तुम्हें पीटना चाहिए। प्लॉप। डिंग हाओ लगभग जोर से हंस पड़ा। सुरुचिपूर्ण वांग। क्या इस बौने मोम लौकी का नाम एलिगेंट वांग है? उसके पिता ने साहस दिखाते हुए उसे यह नाम दिया था। हालांकि इस एलिगेंट वांग का दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। वह जल्दी से हैरान और भयभीत हो गया। क्या उसने कुछ बटन मिस कर दिए थे? हंसते हुए वह फिर से हंस रहा है। देखो सीनियर ब्रदर एलिगेंट, वह हंस रहा है, और जाहिर है कि वह आपकी तरफ नीचे देख रहा है। यह आदमी आप पर हंस रहा था, वरिष्ठ भाई एलिगेंट, हम नहीं जानते कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और हम इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बगल में खड़े 4 लोग दुष्ट मुस्कान के साथ डिंग हाओ को बुरा भला कह रहे थे। उन्होंने मुसीबतें खड़ी करने और एक भयावह मुस्कान के साथ आग को और भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी।